नमस्कार। जरा गणित के एक ऐसे नियम की कल्पना कीजिए जो सिर्फ कोई आम फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक ऐसी मास्टर की है, एक ऐसा जादुई ताला खोलने वाली चाबी जो सभी संख्याओं का पूरा डीएनए ही डिकोड कर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की। अब नाम सुनकर शायद लगे कि भाई ये तो बड़ा जटिल होगा, लेकिन यकीन मानिए आज के इस खास विश्लेषण में हम इसे इतने दिलचस्प तरीके से समझेंगे कि सच में मजा आ जाएगा। तो चलिए बिना देर किए संख्याओं की इस जादुई दुनिया में गोता लगाते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आज का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले हम प्राइम नंबर के इस अनोखे डीएनए को समझेंगे, उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम के रहस्य सुलझाएंगे, फिर अपरिमेय संख्याओं यानी इर्रेशनल नंबर्स पर एक बार फिर से नजर डालेंगे, और अंत में विरोधाभास द्वारा प्रमाण या कहें प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन के शानदार तरीके को डिकोड करेंगे। सब कुछ बिल्कुल लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप होगा। तो चलिए अपने पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, प्राइम नंबर का डीएनए। देखते हैं कि कैसे ये अभाज्य संख्याएं गणित की दुनिया की असली बिल्डिंग ब्लॉक्स होती हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या ऐसा वाकई संभव है कि ब्रह्मांड की जितनी भी भाज्य संख्याएं हैं, मेरा मतलब है कंपोजिट नंबर्स, क्या वे सिर्फ और सिर्फ कुछ प्राइम नंबर्स को आपस में गुणा करके बनाए जा सकते हैं? मतलब क्या कोई भी रैंडम नंबर उठाइए और उसे सिर्फ प्राइम से बना दीजिए? चलिए इसका जवाब मिलकर ढूंढते हैं। जरा इस इन्फिनिट प्राइम एक्सपेरिमेंट पर गौर कीजिए। हमारे पास प्राइम नंबर्स का एक अनंत खजाना है, 2, 3, 7, 11, 23 और लिस्ट बस चलती जाती है। अगर हम इन प्राइम नंबर्स को आपस में गुणा करें या मान लीजिए किसी एक प्राइम को ही बार बार दोहराएं, तो क्या होगा? हम सचमुच दुनिया का हर एक कंपोजिट नंबर बना सकते हैं। क्योंकि प्राइम नंबर्स खुद अनंत हैं, तो उनसे बनने वाले कॉम्बिनेशंस भी बिल्कुल अनंत होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दुनिया की अनगिनत चीजें बस कुछ गिने चुने मूल तत्वों से ही मिलकर बनी होती हैं। है ना कमाल की बात? और सच कहूं तो यही बात फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का असली निचोड़ है। थ्योरम 1.1 बड़ी साफ साफ भाषा में कहती है कि हर एक भाज्य संख्या का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना, वो पूरी तरह से अद्वितीय यानी बिल्कुल यूनिक होता है। मतलब एकदम हमारे फिंगरप्रिंट की तरह। किसी एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन दुनिया में किसी और नंबर का हो ही नहीं सकता। हाँ, संख्याओं को आगे पीछे कर सकते हैं, क्रम बदल सकता है, लेकिन जो मूल तत्व हैं वो हमेशा वही रहेंगे। अब इस गणितीय फिंगरप्रिंट को एकदम अचूक और परफेक्ट बनाने के लिए गणितज्ञों ने एक आरोही क्रम का नियम तय कर दिया है। अगर हम प्राइम फैक्टर्स को हमेशा छोटे से बड़े के क्रम में लिखें, जैसे पहले 2, फिर 3, उसके बाद 5, तो कोई भी कंफ्यूजन बाकी नहीं रहता, बिल्कुल जीरो कंफ्यूजन। ये एक छोटा सा नियम इस प्राइम डीएनए की विशिष्टता को 100% पक्का कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, एचसीएफ और एलसीएम को समझना। देखते हैं कि ये प्राइम डीएनए वाला सिद्धांत रियल वर्ल्ड कैलकुलेशन में कैसे काम आता है। अक्सर एचसीएफ और एलसीएम के बीच हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, सही कहा ना? लेकिन फर्क बहुत सीधा सा है। एचसीएफ निकालते वक्त हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स की सबसे छोटी पावर को ढूंढते हैं। दूसरी तरफ एलसीएम निकालते समय हम हर एक प्राइम फैक्टर की सबसे बड़ी पावर को पकड़ते हैं। एक में सबसे छोटा और दूसरे में सबसे बड़ा पावर देखा जाता है। बस इतना सही तो है। अब इस बेहद जरूरी फॉर्मूले को देखिए। ये फॉर्मूला बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कोई भी दो संख्याएं अपने एचसीएफ और एलसीएम के साथ कितनी गहराई से जुड़ी होती हैं। अगर हमारे पास दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, तो उनके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बिल्कुल बराबर होगा। सच में गणित की दुनिया में सब कुछ कैसे एक दूसरे से पूरी तरह बैलेंस रहता है, ये उसका एक बेहतरीन नमूना है। लेकिन जरा रुकिए, गणित में अक्सर ऐसा होता है कि जो चीजें ऊपर से बहुत आसान और सीधी लगती हैं, वो असल में एक बड़ा जाल हो सकती हैं। यहां भी एक 3 संख्याओं वाला जाल है जिससे बचकर रहना बहुत बहुत जरूरी है। अभी जो हमने 2 संख्याओं वाला इतना प्यारा सा फॉर्मूला देखा था ना, जैसे ही उसमें कोई तीसरी संख्या एंट्री मारती है, वो फॉर्मूला पूरी तरह से टूट जाता है। जी हाँ, इस इंपॉर्टेंट रिमार्क को हमेशा याद रखिएगा। 3 संख्याओं का गुणनफल उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर बिल्कुल नहीं होता। ये एक ऐसी कॉमन गलती है जो बड़े बड़े लोग कर बैठते हैं, इसलिए इसे पक्के से दिमाग में बिठा लीजिए। इस फंडामेंटल थ्योरम की असली ताकत समझनी है तो इस उदाहरण को देखिए। क्या 4 की कोई भी पावर, मान लीजिए 4 की पावर n, कभी 0 यानी 0 पर खत्म हो सकती है? अब नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि किसी भी नंबर के अंत में 0 तभी आएगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कम से कम एक 2 और एक 5 मौजूद हो।
लेकिन 4 के प्राइम फैक्टराइजेशन में तो सिर्फ 2 होता है, 5 का तो नामो निशानी ही नहीं है। और क्योंकि ये फैक्टराइजेशन बिल्कुल यूनिक है तो अचानक से कोई 5 आसमान से तो टपकेगा नहीं। तो बिना किसी शक के ये साबित हो जाता है कि 4 की पावर n कभी भी 0 पर खत्म नहीं हो सकती। बेहतरीन। अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, अपरिमेय संख्याओं यानी इर्रेशनल नंबर्स पर फिर से विचार। यहां से हम कैलकुलेशन की दुनिया से निकलकर लॉजिकल प्रूफ यानी तार्किक प्रमाणों की एक नई दुनिया में कदम रखेंगे। उन जटिल प्रूफ्स में कूदने से पहले आइए एक बार अपरिमेय संख्या की बेसिक परिभाषा को जल्दी से तरोताजा कर लें। सीधी सी बात है, कोई भी संख्या इर्रेशनल या अपरिमेय तब कहलाती है जब हम उसे p/q वाले भिन्न या फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, जहां p और q दोनों इंटीजर्स हों, जैसे कि √2 या फिर पाई। ये वो नंबर्स हैं जो दशमलव के बाद ना तो कभी खत्म होते हैं और ना ही एक ही पैटर्न दोहराते हैं, बस चलते ही जाते हैं। अब इस थ्योरम 1.2 को ध्यान से देखिए। इसे हम एक लॉजिकल ब्रिज या तार्किक पुल कह सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाले सारे सबूत इसी पर टिके हैं। ये थ्योरम बड़े सीधे शब्दों में एक बात कहती है, अगर कोई प्राइम नंबर p किसी संख्या के स्क्वायर यानी a स्क्वायर को पूरी तरह से काटता है, तो वो p उस मूल संख्या a को भी जरूर काटेगा। बहुत ही सिंपल, लेकिन एक बेहद पावरफुल हथियार है ये, जिसका इस्तेमाल हम बस करने ही वाले हैं। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार हिस्से पर, विरोधाभास द्वारा प्रमाण या प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब समय आ गया है अपना जासूसी दिमाग लगाने का। अब आप शायद सोचें कि ये प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन आखिर काम कैसे करता है। इसके 4 बड़े ही साफ और सटीक स्टेप्स हैं। सबसे पहले हम जानबूझकर उल्टा मान लेते हैं, यानी जो सच है उसे गलत मान लेते हैं। फिर हम 2 ऐसी संख्याएं लेते हैं जो सह अभाज्य यानी को प्राइम है, मतलब जिनमें एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके बाद हम अपने उसी लॉजिकल ब्रिज का इस्तेमाल करके दिखाते हैं कि अरे इनमें तो एक कॉमन फैक्टर छुपा हुआ है, और बस यहीं हमारा अपना ही लॉजिक खुद से टकरा जाता है। एक विरोधाभास पैदा हो जाता है और हमारी शुरुआती गलत धारणा ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। चलिए इसे एक क्लासिक तरीके से करके देखते हैं। मान लीजिए हमें साबित करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। हम उल्टा शुरू करेंगे। हम मान लेंगे कि ये परिमेय है और इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां a और b को प्राइम है। अब जब हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि a तो 2 से पूरी तरह डिवाइड हो रहा है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। अब सोचिए, इसका सीधा मतलब है कि a और b दोनों में 2 एक कॉमन फैक्टर है। लेकिन रुकिए, हमने तो शुरुआत में ही कहा था कि वे को प्राइम हैं। ये तो सीधा सीधा विरोधाभास हो गया, हमारी अपनी ही बात कट गई। तो साबित क्या हुआ? साबित ये हुआ कि हमारी शुरुआत वाली धारणा ही पूरी तरह गलत थी और √2 सच में एक इर्रेशनल नंबर है ना शानदार तरीका? ये कॉन्ट्रडिक्शन वाली तकनीक कमाल की है। लेकिन आगे एक और उदाहरण देखने से पहले कुछ नियम फटाफट से दोहरा लेते हैं। याद रखिए, एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर को जब भी आप जोड़ेंगे या घटाएंगे तो नतीजा हमेशा इर्रेशनल ही आएगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम 0 को छोड़ दें तो किसी भी रैशनल नंबर को इर्रेशनल नंबर के साथ गुणा या भाग करने पर भी रिजल्ट हमेशा इर्रेशनल ही मिलेगा। आइए अब देखते हैं कि ये नियम और हमारी विरोधाभास वाली जासूसी तकनीक एक साथ कैसे जादू करते हैं। इस उदाहरण में हमें साबित करना है कि 5 माइनस √3 एक इर्रेशनल नंबर है। एक बार फिर हम वही उल्टी बात मानेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है जिसे a/b लिखा जा सकता है। जब हम थोड़ा दिमाग लगाकर समीकरण को ऐसे सेट करते हैं कि √3 अकेला एक तरफ आ जाए तो हमें दूसरी तरफ एक पूरी तरीके से रैशनल एक्सप्रेशन मिल जाता है। अब लॉजिक के हिसाब से तो इसका मतलब ये हुआ कि √3 भी रैशनल हो गया। लेकिन हम तो पहले ही साबित कर चुके हैं ना कि √3 इर्रेशनल होता है। एक बार फिर हमारी ही बात आपस में टकरा गई, विरोधाभास आ गया। देखा आपने, ये तरीका कितनी परफेक्शन के साथ काम करता है। आज का यह विश्लेषण खत्म करने से पहले जो लोग थोड़ा और डीप में जाना चाहते हैं उनके लिए एक छोटा सा एडवांस बोनस। आपको याद है हमने 3 संख्याओं वाले जाल की बात की थी, जहां सीधा गुणा करने वाला शॉर्टकट फेल हो जाता है। तो यहां इस स्लाइड पर 3 संख्याओं के LCM और HCF को कैलकुलेट करने के एकदम सही और सटीक फॉर्मूले दिए गए हैं। हाँ, देखने में ये थोड़े कॉम्प्लेक्स जरूर लग रहे होंगे, लेकिन गणित की असली सुंदरता भी तो यही है। हर मुश्किल समस्या का एक परफेक्ट तार्किक समाधान हमेशा मौजूद होता है। और लीजिए, इसी के साथ हम आज के इस जबरदस्त सफर के अंत में पहुंच गए हैं।
आज हमने समझा कि कैसे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमैटिक हर एक संख्या का बेसिक डीएनए तैयार करती है और कैसे यही चीज हमें लॉजिकल प्रूफ्स की एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाती है। लेकिन जाने से पहले जरा इस एक विचार पर गौर कीजिएगा। अगर प्राइम नंबर्स सच में अनंत हैं और उनको मिलाने के तरीके भी असीमित हैं, तो गणित के इस डीएनए के अंदर ब्रह्मांड के और कितने ऐसे रहस्य छुपे होंगे जो अभी खोले जाने बाकी हैं? क्या हम कभी इन संख्याओं की पूरी कहानी जान भी पाएंगे? इस सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। ऐसे ही सोचते रहिए, सीखते रहिए और गणित के इस अनंत ब्रह्मांड में नई नई चीजें खोजते रहिए।